हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ हम जान लेते हैं कि अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या होता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश किसे कहते हैं और उपोष्ण प्रदेश किसे कहते हैं। अन्योन्य क्रिया मीन्स इंटरेक्शन, मानव पर्यावरण पर इफेक्ट डालते हैं और पर्यावरण मानव पर इफेक्ट डालते हैं, इसे ही कहते हैं अन्योन्य क्रिया मीन्स इंटरेक्शन। अब जान लेते हैं उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी को दो हिस्सों में एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसकी डिग्री होती है 0 डिग्री। 0 डिग्री से जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो इसकी डिग्री 23.5 डिग्री तक, और 0 डिग्री से जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री तक। यहाँ से यहाँ तक इस प्रदेश को कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। और 0 डिग्री से जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं 10 डिग्री तक, और 0 डिग्री से जब हम साउथ की तरफ जाते हैं 10 डिग्री तक, तो ये जो प्रदेश है उसे कहते हैं उपोष्ण प्रदेश। यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री से साउथ की तरफ 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। और 0 डिग्री से जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं 10 डिग्री से 0 डिग्री से साउथ की तरफ 10 डिग्री तक उपोष्ण प्रदेश है। इस चैप्टर में हम लोग अमेजन बेसिन के बारे में जानेंगे। अमेजन बेसिन के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि बेसिन कहते किसे हैं। जब बहुत सारी नदियाँ और इसकी सहायक नदियाँ एक जगह मिलती हैं और एक जल इकट्ठा करती हैं और यहीं से ये पानी नदियों के रूप में समुद्र में मिलती है, इसी एरिया को कहते हैं बेसिन। दुनिया की सबसे बड़ी बेसिन का नाम है अमेजन। इस चैप्टर में पढ़ेंगे अमेजन बेसिन में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी होती है, वहाँ पर मनुष्य कैसे रहते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। यहाँ लिखा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, यानी कि ये पृथ्वी है और इसे एक इमेजिनरी लाइन यानी कि विषुवत रेखा दो भागों में बांटती है। और ये इस रेखा की डिग्री कितनी है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ जाने पर जो 23.5 डिग्री होती है इसे ही कहते हैं कर्क रेखा। और 0 डिग्री से साउथ की तरफ हम जाते हैं और 23.5 डिग्री को कहते हैं मकर रेखा। तो ये जो नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री है और साउथ की तरफ 23.5 डिग्री है, इसे नॉर्थ की तरफ को कहते हैं कर्क रेखा और साउथ की तरफ वाली इमेजिनरी लाइन को कहते हैं मकर रेखा। ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है ये इसी में है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो प्रदेश हैं उसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। याद रखिएगा कि जब 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ जाते हैं 10 डिग्री में और 0 डिग्री से साउथ की तरफ जाते हैं 10 डिग्री की ओर, तो ये जो बीच का प्रदेश है इसे भी कहते हैं उपोष्ण प्रदेश या फिर इसे कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। और जो अमेजन नदी है, इस चैप्टर में हम अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली अमेजन बेसिन में अमेजन नदी बहती है और अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। यानी कि ये जो अमेजन बेसिन है वो पश्चिम में पर्वतों से निकलती है और पूरब में अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में पहुंचती है। यानी कि अमेजन नदी पश्चिम के पर्वतों से निकलती है और पूरब में अटलांटिक महासागर में पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कि जब कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, जैसे कि समुद्र में मिलती है या किसी और
नदी में मिलती है, तो जिस जगह ये मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं जो उसकी सहायक नदियाँ हैं और इससे बेसिन का निर्माण करती हैं, जिसे हम अमेजन बेसिन कहते हैं। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। यानी कि अमेजन बेसिन में जब सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, अमेजन बेसिन में जब सहायक नदियाँ मिल जाती हैं और सहायक नदियाँ जब मिलती हैं तो ये जो नदी है वो कहाँ कहाँ से बहकर आगे बढ़ती है? वो पेरू के कुछ भागों से, ब्राज़ील के भागों से, पेरू के कुछ भागों से, बोलीविया से होकर, इक्वाडोर से होकर, कोलंबिया से होकर और वेनेजुएला के छोटे छोटे भाग से वो बहती है। अब जान लेते हैं कि अमेजन बेसिन का नाम अमेजन क्यों पड़ा। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। जब स्पेन के अन्वेषक नदी की उन्होंने खोज की थी तब सिर पर सुरक्षा कवच पहने हुए, जिसे हेडगियर कहा जाता है, और घास के स्कर्ट पहने हुए वहाँ के कुछ आदिवासियों ने उन पर हमला किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। यानी कि वहाँ के जब स्थानीय निवासियों ने उन पर आक्रमण किया तो उनका आक्रमण कैसा था? उनका आक्रमण महिला योद्धाओं के तरह था, जो कि उस समय की आक्रामक थीं और वो कहाँ की रहने वाली थी? प्राचीन रोमन साम्राज्य की रहने वाली थी। उन्हें अमेजोन्स कहा जाता था। जब स्थानीय आदिवासियों ने स्पेन के अन्वेषकों पर आक्रमण किया तो उनका आक्रमण भी प्राचीन रोमन साम्राज्य के महिला योद्धाओं, जिसे अमेजोन्स कहा जाता है, उनके तरह थी। और इसी वजह से ये जो नदी की खोज हुई थी, इसी वजह से वहाँ अमेजन नाम पड़ा, अमेजन नदी नाम पड़ा और उस बेसिन का नाम अमेजन बेसिन पड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अमेजन बेसिन है वो कहाँ है? वो दक्षिण अमेरिका में है। अब जान लेते हैं सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं, यानी कि छोटी छोटी नदियाँ आपस में मिल जाती हैं और एक बड़ी नदी में मिलती हैं, इसे ही सहायक नदियाँ कहा जाता है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वो उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यानी कि जब मेन नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस जगह के पानी को अपने साथ बहाकर ले जाती है वो उसका बेसिन यानी कि जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि बहुत सारी नदियाँ आपस में मिलती हैं और एक जगह पानी इकट्ठा करती हैं और फिर ये नदी के रूप में समुद्र में मिलती हैं, तो ये जो एरिया है इसे कहते हैं बेसिन, जिसे जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बेसिन मीन्स जल संग्रहण क्षेत्र। अमेजन बेसिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, यानी कि नदियों के जरिए बनाया गया जल संग्रहण क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के बारे में कि जलवायु अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। अमेजन बेसिन कहाँ है? अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास है। भूमध्य रेखा की डिग्री कितनी होती है? 0 डिग्री, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के आसपास पूरे साल यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, यानी कि ह्यूमिडिटी रहती है, हवा में नमी बनी रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। अमेजन बेसिन का जो दिन और रात होता है वो लगभग एक इक्वली गर्म रहता है और आर्द्र होता है, यानी ह्यूमिडिटी वाला होता है, और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। ओब्वियसली जब गर्म और ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है तो शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, यानी कि अमेजन बेसिन में लगभग हर दिन वर्षा होती है
और बिना किसी पूर्व चेतावनी के यानी कि दोपहर से पहले धूप रहती है, जिसकी वजह से जलाशय का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और दोपहर के बाद बारिश होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, यानी दिन का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। रात के समय जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। क्यों रात के वक्त टेम्परेचर कम हो जाता है? क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती, लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है वो वैसी ही बनी रहती है। जैसे दिन में ह्यूमिडिटी होती है वैसे ही रात में भी ह्यूमिडिटी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्षा वन के बारे में। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 6.3 में आप देख सकते हैं। ये जो अमेजन बेसिन है, ये जो उपोष्ण प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है और इसी वजह से यहाँ की ज़मीन पर घने जंगल उगाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छतसी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। और जंगल इतने घने होते हैं कि पत्तियों से और ब्रांचेस से यानी शाखाओं से एक छतसी बन जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। यानी इतनी घनी जंगल होती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है, यानी कि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो ज़मीन है वो प्रकाश रहित होती है, यानी कि वहाँ प्रकाश ही नहीं पहुँच पाती और यहाँ की ज़मीन नम बनी रहती है, यानी कि ये भीगी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। यानी कि अमेजन बेसिन में सिर्फ ऐसी ही वनस्पति पनप सकती है, ऐसे ही पौधे पनप सकते हैं जो छाया में भी बढ़ सकते हों। परजीवी पौधे मीन्स यानी कि ऐसे पौधे जो किसी और पौधे पर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ऐसे पौधों को परजीवी पौधे कहे जाते हैं। और परजीवी पौधों में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। वर्षा वन मीन्स कि ऐसे जंगल जिस जगह पर बारिश होती रहती है और बारिश होने की वजह से वहाँ पर जो जंगल होते हैं उसे वर्षा वन कहा जाता है। और ऐसे ही वर्षा वन में प्राणी जात यानी जो जानवर हैं उनकी प्रचुरता होती है। तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि टूकन है, गुंजन पक्षी है, रंगीन पक्षती वाले मकाओ है और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले अलग अलग तरह के पक्षी हैं जो भारत में पाए जाने वाले जो नॉर्मल पक्षी होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं। यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। और अमेजन बेसिन का जो जंगल है वो कैसा है? वर्षा वन वाला है। यानी कि अमेजन बेसिन में दोपहर से पहले धूप रहती है, इसके बाद दोपहर के बाद बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो जंगल होता है वो काफ़ी घना होता है। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। बंदर भी यहाँ पाए जाते हैं, स्लॉथ भी पाए जाते हैं और चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। यानी कि सांप और जो रेंगने वाले अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, तरह तरह के सांप यहाँ पाए जाते हैं। मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। यानी कि अमेजन बेसिन में मगर पाए जाते हैं, यानी कि मगरमच्छ पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं, अजगर पाए जाते हैं तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। यानी कि तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी इस अमेजन बेसिन में रहते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यानी कि अमेजन बेसिन में तरह तरह के पक्षी पाए जाते हैं, तरह तरह के प्राणी पाए जाते हैं, हर तरह के सांप और सरीसृप पाए जाते हैं और तरह तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अमेजन बेसिन में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और तरह तरह के जीव जंतु की विविधता के कारण तरह तरह के जीव जंतुओं के पाए जाने के
कारण इसकी दृष्टि से यानी कि जीवों की अलग अलग विविधता की दृष्टि से इस बेसिन में यानी कि अमेजन बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ब्रोमीलाइड के बारे में जान लेते हैं कि ब्रोमीलाइड होता क्या है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। यानी कि ब्रोमीलाइड एक ऐसा पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में पानी संचित रखता है, पानी को इकट्ठा रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग यानी कि जो ब्रोमीलाइड अपनी पत्तियों में पानी को जमा रखता है, इसमें मेढक जैसे प्राणी इसका उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।